आगे चलते हैं, बड़े लायक हो गए हैं। एक्टिविटी के अंदर टेक ए कॉनकेव मिरर और वेल पॉलिश स्पोन यूजिंग इनसाइड ऑफ द स्पोन, नहीं वो कॉन्वेक्स के लिए था। यूजिंग इनसाइड ऑफ द स्पोन विद कॉनकेव सरफेस बल्जिंग इनवर्ड, होल्ड इट इन योर हैंड टुवर्ड ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसे क्या करें, बहुत दूर एक जिस्म है उसके सामने रखें, लेकिन आपको वो जिस्म नजर आएगा। तो क्या कहाँ गए जी हम लोग, हाँ, होल्ड इट इन हैंड टुवर्ड्स ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज सन, ए बिल्डिंग, ए ट्री और पोल, ट्राई टू गेट शार्प वेल फोकस्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल और स्क्रीन। ये क्या कहना है कि उसका आप इमेज जो है ना, सूरज का इमेज आप दीवार पे बना सकते हो, किसको यूज करके, स्पॉन को यूज करके, और बना सकते हो क्यों, क्योंकि वो इमेज को फोकस करेगा और हकीकत में फोकस करेगा। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, दिखाता हूँ ना। ये मोमबत्ती रखी हुई है ना, तो मोमबत्ती का इमेज इसने वो दीवार पे बना दिया जी। ये मोमबत्ती जा रही है, पूरी मोमबत्ती वहां बना दी है, समझ आ नहीं आया। तो ये कॉनकेव मिरर कर सकता है, कन्वेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि कन्वेक्स का इमेज वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। रियल इमेज को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, टू गेट द शार्प वेल फोकस्ड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल और स्क्रीन, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग ए मीटर स्केल। तो आप अपने मिरर से स्क्रीन तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हमारे पास फार्मूला मौजूद है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी हाँ ठीक है, क्योंकि सन हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है। हमने इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया बाय यूजिंग द फार्मूला, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इमेज का डिस्टेंस भी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है, तो हम लोग बाय यूजिंग द फार्मूला ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस सिचुएशन। ऑब्जेक्ट वाला हम इन्फिनिटी वाला लेंगे, हाँ ना, क्योंकि सन है ना इन्फिनिटी। अब ये कह रहे हैं कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का, ये स्मॉल बी है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। मिरर कौन था, कन्वेक्स था ना, तो फोकल लेंथ कितनी है थी 46। ये नेगेटिव 46 लेनी है आपने, क्योंकि मिरर कन्वेक्स है। नहीं सुन रहे हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, आपने क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो ये उन्होंने वैल्यूज पुट कर दी। अब एफ की जगह पे क्योंकि -46 पुट करेंगे तो नेगेटिव साथ आ गया। वैसे फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/, आपने क्यू निकालना तो उसको उधर ले गए, तो 1/f माइनस 1/b। इसकी वैल्यू पुट की -46, ये वैसे क्या था 66 था, हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद भाई ये चीज आई, अब दोनों को इन्वर्ट कर दो, याद है इन्वर्ट एंड थ्योरम, दोनों को इन्वर्ट करोगे तो क्यू आपका माना 27 है। अब ये क्यू नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज वर्चुअल था तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ नहीं यार, वर्चुअल इमेज है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज आपके मिरर के पीछे है, देयरफॉर इज ए वर्चुअल इमेज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। बात समझो, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर के फासले में, तो ये पी आ गया आपके पास, ठीक है। दैट हैज ए फोकल लेंथ, तो एफ आपको दे दिए पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर कॉनकेव है। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, तो आपने क्या करना, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/, उधर वैल्यू पुट करें, आपके पास p भी है, f भी है, आपने q निकालना। सिमिलरली वही स्टेप्स हैं। अब आप आखिर पे देखें, अब इसका इमेज भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल, दैट इज बिहाइंड द मिरर। प्रॉब्लम किसी, note that the word magnification as used in optics does not always means enlargement। गौर से सुनना, कहते हैं नोट दैट, हम कहते हैं ना चीज को मैग्नीफाई कर दिया गया, हम कहते हैं बड़ा कर दिया, इनलार्ज कर दिया। नहीं समझ आया, क्या समझ आया, मैंने क्या समझाया, जो मैंने समझाया वो तो बता दे। मैग्निफिकेशन का मतलब, तो हम आमतौर पर मैग्निफिकेशन का मतलब ये लेते हैं चीज को बड़ा कर देना। कहता है नोट that the word magnification as used in optics does not always means enlargement because the image could be smaller than the object। याद रखिएगा, आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है। कैसे, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी छह कैसे समझाऊंगा, समझ आ जाएगा जी। आपका प्लेन मिरर है जी, रे डायग्राम फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जी उन्होंने वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन की डायग्राम आपको दी है। अब आपको ये पता है ना बच्चे, अब एक बात गौर से सुनना, वो रे ऑफ लाइट जो आपके
मिरर के साथ 90 डिग्री पे जाकर, अच्छा प्लेन मिरर के लिए मैं आपको रेज के केसेस बता दूं, अगर कोई रे आगे इसके ऊपर तिरछी पड़ेगी ना टिल्टेड, तो बच्चे जिस एंगल से आकर टकराएगी उसी से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर एक रे आपके मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल आकर बनाकर टकराती है तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस जाएगी। ये बात अब आपने याद रखनी है, समझ आया? अब इधर यहां से देखो, ये रे सीधी आई थी जी, सीधी वापस, अब हमने इसको पीछे प्रोजेक्ट किया, ये रे टिल्टेड आई थी लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो हमने उसको पीछे प्रोजेक्ट किया बिल्कुल इसकी सीध में, ये रे इसको इसकी सीध में। जिस पॉइंट पे ये सारी रेज मीट करेंगी ना वहां पे आपकी मोमबत्ती का ये पॉइंट जहां से आप सारी रेज ले रहे हैं ये वाला पॉइंट बनेगा। सिमिलरली आप यहां से रेज लेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा, समझ आ नहीं आया? इस पॉइंट से निकलने वाली रेज जब वापस जाके मीट करेंगी ना तो यही पॉइंट बनाएंगे। नहीं समझ आ? ये सारी रेज इस पॉइंट से आई यहां जाके मीट कर रही है। अब इस पॉइंट से बहुत सारी रेज इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा बनाएंगे। मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? इस तरह की सारी की तरह मोमबत्ती आपको नजर आएगी वहां पे। ये रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये शोला बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो जो इमेज बनता है वो आपकी रेज की इंटरसेक्शन से, लेकिन कौन सी रेज की? सेम रेज की इंटरसेक्शन से बनेगा। डिफरेंट रेज की इंटरसेक्शन से आपका इमेज नहीं बनता, समझ आ? तो ये बच्चे आपने इस तरह बना, रिफ्लेक्टेड रेज को आपने पीछे प्रोजेक्ट करना है, इंसिडेंट रेज को नहीं। आप ये कहीं इंसिडेंट रे को आगे लेके जा रहे हैं तो बनना नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आपस में मीट करके इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे? आपका इमेज बनाएंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों ने आगे दे दिया। अब उसके बाद ये देखें, ये भी मिरर है आपका। तो क्या कहना कहता है, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस images that are smaller than the objects, this increases the, आप समझ आया नहीं आया? ये आपके वो शॉपिंग मॉल्स का जवाब है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या करता है? उनके इमेजेस को छोटा बनाता है। अब जितने ज्यादा इमेजेस छोटे होंगे उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का इमेज बना सकेंगे। तो देखो मैंने कहा था इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये वजह इसकी। लो जी, ये अब आपको रे डायग्राम में बता दी गई है। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुने, यहाँ पे सारी रेज उन्होंने शो की हैं। ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखाया, प्रिंसिपल फोकस भी दिखाया, फोकल लेंथ भी दिखाई है, पर सारा कुछ दिखाया उन्होंने। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, रूल्स अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कितने रूल्स हैं अब गौर से सुनना है। 4 किस्म के, या हम 5, ठीक है यहाँ 5 कर लेते हैं। पहली चीज गौर से सुनना, पहला रूल क्या है? गौर से सुनना रूल्स। यहां से बेटे अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो आगे आपके जो केसेस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लिए, छोड़ दूंगा अभी। जो आप तंग आ रहे हैं मैं छोड़ दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो गौर से सुने, रूल्स क्या है, रेज कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। पहला केस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्स सरफेस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्या मतलब? रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी? रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट जब वो मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। एक इसका उलट केस है कि वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस से पास होके मिरर की सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नहीं समझ आया? अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने पहला केस पढ़ा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, टकराने के बाद फोकस पे से पास हो जाएगी। हमने उलट गया, हमने कहा रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजर कर टकरा तो क्या होगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। बच्चे यही रूल, ये जो सेकंड है, ये यूज करते हैं गाड़ियों की हेडलाइट्स बनाने में। वो कैसे? वो जो बल्ब लगा होता है ना, बल्ब पीछे मैंने भी आपको दिखाया था हेडलाइट्स वाला, ये अब जरा समझिएगा। यहां पे ये जो आपका बल्ब पड़ा होता है, याद रखना, ये जो आपका पैराबोलिक मिरर है ना, आप लोगों ने बल्ब पता कहां पे लगाया होता है? इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस में। अब जब रेज प्रिंसिपल फोकस से आएंगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सीधी रेज जाके आगे बढ़ती हैं। समझ आ नहीं है? ये उस सेकंड रूल को यूज करते हैं फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से जो रे आके इसके सरफेस से टकराएगी, वो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नहीं समझ आया? फिर गौर से सुनिए, पहला रूल क्या था? रूल ऑफ द रे फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कि वो रेज ऑफ लाइट जो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके आपके मिरर की सरफेस से टकराएंगी, क्या करेंगी? टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। फोकल लेंथ से नहीं, प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। पॉइंट है ना?
अब वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस से आकर मिरर की सरफेस के साथ टकरा रही है, वो क्या करेंगे? प्रिंसिपल Parallel एक्सिस आ के जाएंगी। ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है। आपको समझ आ? जी हाँ। अच्छा, इतने पते की बात थी। ठीक है जी। दूसरा केस क्या है? पहले मैं कहता दिस रे इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरे में क्या? दिस रे इनिशियली passes through the principal focus point, a focal point, and then emerges parallel to the principal axis. ठीक है? अब मैं जरा इसको छोटा आगे वाला भी देख लो। अब बच्चे वो रे ऑफ लाइट, ये लास्ट केस भी देख लो कि वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आपके मिरर की सरफेस से टकराएगी, वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जरा के समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल फोकस से आकर टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इस केस में याद रखिएगा हमेशा प्रिंसिपल फोकस नहीं, बल्कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार करके उसे सरफेस से टकराएंगे तो क्या होगा? जिस रास्ते से वो आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है क्योंकि मैंने अभी आपको प्लेन मिरर के लिए केस बताया था कि प्लेन मिरर के केस में जब एक रे ऑफ लाइट मिरर की सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल से टकराती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ऐसा ही है ना। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा है कि वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर की सरफेस से टकराती है, वो सरफेस के साथ नॉर्मली टकराती है, परपेंडिकुलरली टकराती है। समझ आया? इसलिए उसी रास्ते से वापस चली जाती है, बिकॉज इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मिरर नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, सो देयरफॉर इट गोज बैक ऑन द सेम पाथ। प्रॉब्लम किसी लास्ट केस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर आकर टकराए, किसके ऊपर टकराए? पोल पर। बाय मेकिंग एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाकर, फॉर एग्जांपल एंगल आई, तो बच्चे इंशाल्लाह प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई के बराबर एंगल आर बना के जाएगी। जिस एंगल से आके वो टकराई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। कितने केसेस हो गए? 4। तो पहला ये है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। रे ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा केस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ, दिस रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर सरफेस, बिकॉज ऑफ दिस इट गोज बैक। A ray that strikes at the pole making an angle of incidence I with the principal axis is reflected back making the same angle of reflection R with the principal axis. ये 4 रूल्स हैं। पहले रूल का आपको देखो कितना फायदा हुआ कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट उस प्रिंसिपल की बेसिस पे आप तैयार कर रहे हैं। आगे चलते हैं। डिफरेंट केसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ? इंफिनिटी में, और आपके 2R से आगे कहीं इनफिनिटी सूरज है, अब बहुत दूर पड़ा हुआ। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a very large distance in front of the concave mirror, then the properties of image are given below. तो उसकी प्रॉपर्टीज ही हैं। पहली प्रॉपर्टी, इमेज रियल होगा। इमेज क्या होगा? रियल होगा, और द इमेज इज इन्वर्टेड। जब रियल होता है इन्वर्टेड होगा। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। याद रखना, इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल। ऐसा क्यों है मुझे ये बताओ। अभी देख लेते हैं कैलकुलेशंस करके। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल पी होता है जी। देखो इसका प्रूफ भी है ना, क्वांटिटेटिवली भी हम देखते हैं। हमें पता ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल पी इंफिनिटी है, और आपको ये भी याद होना चाहिए प्रॉपर्टी 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। तो हमें ये पता है कि फॉर्मूला ये है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू। 1 बाय एफ वैसे ही रखा, यहां 1 बाय इंफिनिटी 1 बाय क्यू, ये तो हो गया 0। तो 1 बाय एफ किसके बराबर है? 1 बाय क्यू के। दोनों के इन्वर्ट करो तो एफ किसके बराबर आ गया? क्यू के बराबर आ गया। जिसमें जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो तो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस के बराबर होगा, या वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। आप समझ आया? दिस इज द प्रूफ फॉर दिस। आगे चले। लेकिन मजे की बात बताऊं, जो इमेज का साइज होगा ना, जो इमेज का
साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हो, ना ज्यादा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ आ नहीं यार। और इमेज का डिस्टेंस देख रहे हो, पोल से छोटा सा, प्रिंसिपल फोकस के बराबर। एक तुम्हें प्रिंसिपल बता दूं, रूल बता दूं, याद रखना, हाइट ऑफ द इमेज और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशियो होती है ना, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है वो इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेशियो के बराबर होती है। अब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, अगर इमेज का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। लेकिन इमेज का डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है, इन्फिनिट है ना। सो देयरफॉर जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और यही मैग्निफिकेशन है, ये दोनों फार्मूले मैग्निफिकेशन के फार्मूले। प्रॉब्लम किसी को? तो ये अब आपको समझ आ गया। हमने क्या बताया, पहली बात गौर से सुने, इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड है इन्फिनिट केस में। पहला केस इन्फिनिटी का, फिर क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा इमेज, और मजे की बात इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। उसके बाद जी आगे चलते हैं। ये आपका वही एक केस है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और आके टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से, क्यों, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अच्छा आप जरा बात गौर से सुने, when the object is placed beyond the center of curvature of the concave mirror then the properties of the image are given below। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, गौर से सुनिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2f के फासले के अंदर अंदर पड़ा हुआ, 2f से बाहर नहीं समझ आया? क्यों? अगर 2f से बाहर हो जाएगा तो वो डायमीटर से बाहर हो जाएगा, है ना। तो 2f के अंदर अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ये कह दूं 4f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में हो, ऐसा ही है ना। अगर आप और सुनना, अब इसके दरमियान में होगा, ये कहते हैं कि थोड़ा सा इससे आगे पड़ा हो, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं, इससे ये 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा दूर ना हो, तो फिर क्या होगा, द इमेज इज रियल। अब भी इमेज क्या होगा, रियल होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ये बातें तो पक्की है ना। उसके बाद बच्चे याद रखें, अब जो इमेज है, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2f से कम फासले पे पड़ा हुआ होगा, तो अब आपका जो इमेज होगा वो c और f के दरमियान में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका, गौर से सुनिए, लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2f से कम फासले पे पड़ा हुआ हो, उसके साथ, उसके पास, तो फिर जो इमेज बनेगा वो f और c के दरमियान में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में बनेगा। लेकिन अब भी जो आपका इमेज है उसका साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी दूर है, ठीक है। क्लियर हुआ? द इमेज इज फाउंड इन बिटवीन f एंड c, मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। नाउ द थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने क्या ऑब्जेक्ट को पकड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ दिया, तो इमेज भी कहां बनेगा, कर्वेचर पर ही बनेगा। देखिए जूं जूं ऑब्जेक्ट करीब आता जा रहा है, इमेज दूर होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज प्रिंसिपल फोकस पे था। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब आया, इमेज प्रिंसिपल फोकस से उठा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब आया। दोनों इकट्ठे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच, दोनों का साइज क्या होगा, जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो साइज भी क्या होगा, सेम होगा। पढ़ ले। तो क्या कहा जा रहा था, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑफ सेम साइज एट दैट एट द ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम किसी को? लास्ट केस है नहीं, बल्कि इसके बाद एक और भी है। अब क्या किया आपने, गौर से सुनना, जब आपका ऑब्जेक्ट C से 2f से कम फासले पे पड़ा हुआ था, अब आपने ऑब्जेक्ट को उठाया, कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में। इमेज क्या बनना चाहिए, जब इमेज यहां पे था, F और C के दरमियान में था, ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। ऐसे देखो, पहला केस क्या था, इन्फिनिटी पे था। दूसरा केस क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे था, प्रिंसिपल फोकस पे। जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब लाया तो इमेज कहां आ गया, दरमियान में, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस केस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में कर दिया। इमेज कहां होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होना चाहिए, उससे आगे नहीं समझ,
उसके पीछे ही होना चाहिए ना। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को उठाएं और प्रिंसिपल फोकस पर आ दें, इमेज कहाँ होना चाहिए? जब ऑब्जेक्ट Infinity। हाँ जी, अब इमेज इन्फिनिटी पे समझ आया सारी चीजें। अब और अगर एक लास्ट के जिसमें आपका इमेज वर्चुअल होगा वो देखते हैं अभी, इसको पढ़ लें। When the object is placed between the center curvature C and the principal focus f of the concave mirror, then the properties of image are given below. The image is real, image is inverted, it is formed beyond C, ये C से आगे होगा, it is larger in size than the object। आगे चलें, यहाँ देखिए। When the object is placed at the principal focus f of the concave mirror, then the properties of the image are given below. The image is real, image is inverted, image real होगा, inverted होगा, इंफिनिटी पे बनेगा कहाँ पे? इंफिनिटी। It is formed at infinite distance, it is larger in size than the, अब बड़ा होगा। सेंटर कर्वेचर, ऐसा ये मैंने एक बार मैं पीछे छोड़ गया कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के दरमियान में, तो इमेज सी से आ गया, अब उसका साइज बड़ा होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बड़ा हो गया। आगे देखते हैं जी, लास्ट केस। आपने क्या किया? अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रख दिया। क्या किया? पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रख दिया। अब इससे क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनना बच्चे। आपने इसको कैसे बनाना है? आपने एक रे ली, गौर से सुनना, एक रे ली, कहां से पास करवाई? लास्ट केस कैसे बनाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ली, समझ आया? जाकर टकराएगी, वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। आपने इसको पीछे प्रोजेक्ट करना है, कर दिया। हेड से ली थी ना रे, एक और रे हेड से ले, वो जाके किधर टकराएगी? पोल पे टकराएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिससे वो टकराई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ऐसा ही है। अब इसको भी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे प्रोजेक्ट करें, इस पॉइंट पे आपका इस हेड का इमेज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि दोनों रेस क्या कर रही हैं? डाइवर्स, मिलेंगी नहीं किसी पॉइंट में, लेकिन कहीं पीछे तो मीट करेंगी ना, पीछे जाके मिलेंगी। तो जहां मिल रही है वहां पे वर्चुअल इमेज बनाया। लेकिन जरा थोड़ा सा सोचिए, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क चेक कीजिए। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज बड़ा। समझ आ नहीं आया? तो ये बात अब आपने अपने माइंड में रखनी है। गौर से सुनिएगा, गौर से। ये चार, और मजे की बात बताऊं अभी आपको, मैंने एक बात बताई नहीं आपको बच्चे, जब भी आपने ये 6 के 6 केसेस बनाने हैं ना, तो आपने वो जो हमने रेज ली थी, जो रेज हमने ली है, उन 4 रेज को यूज करना है। मैं भी आपको पीछे दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कैसे आपने ये 6 के 6 केसेस की डायग्राम ड्रॉ करनी है। आखिरी केस समझ आ गया? लेकिन इमेज को आपने डॉटेड लाइन से बनाना है, याद रखना, सॉलिड लाइन से नहीं, वरना इमेज रियल समझ जाएगा। तो इट्स इमेज इज वर्चुअल, इट्स इमेज इज इरेक्ट, image is formed behind the mirror, it is larger in size than the object। ये इसका लास्ट केस, और यहाँ ये मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे काम करता है। यहाँ आ जाए जरा आप। पहले केस में आपने क्या किया? एक रे ली, वो कहीं पीछे से आ रही है, ये रे आई, टकराने के बाद यहां से पास हुई, आ कहीं ऑब्जेक्ट से रही है दोनों, ये पोल पे टकराई और ये टकराने के बाद इधर से पास होगी। ठीक है, या आप ये लास्ट जो पहला इस तरह करें, 2 रेज लें, बेशक ऊपर से लें, एक ऊपर कर लें, एक नीचे कर लें। रेज आप लाइट आएंगी, टकराने के बाद किधर मीट करेंगे? प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगे। पहला केस आ गया, आपने पहली रे ली है, हेड से आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई, जिस पॉइंट में मीट कर गई है वहां पे आपका ये हेड बन जाएगा। लेकिन जरा यहां देखें आप लोग, गौर से सुनिएगा। सेकंड केस में आपने दोनों रेस हेड से लेनी है। ये कौन सी रे है? पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, चौथा केस है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। तो कौन सी रे है? ये रे है। देखिए ये मिरर, मैंने ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ये कह दूं मेरा प्रिंसिपल फोकस ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पीछे पड़ा हुआ, यहां पे मैं 2 रेज लूंगा, इमेज बन जाएगा। एक रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, टकराने के बाद कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस, पहली रे थी। दूसरी ले मैं कौन सी? एक मैं ले सकता हूं यहां से, गौर से सुनना, कैसे? मैं कहां से लूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, डायरेक्ट जाकर टकराएगी यहां से, जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहां पे इमेज बन जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप, जो उन्होंने बनाया हुआ। मैं इसको यूं भी बना सकता हूं, मैं हेड से एक रे लेता हूं, उसको पोल के ऊपर जाकर टकराता हूं, यहां टकराई
और यहाँ से वापस आके इसको मीट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटे आपका उल्टा इमेज बनना शुरू कर देगा, जैसे इसका बना। जैसे ज़्यादा ये आसान केस है, लेकिन ये उस वक्त तक ही कर सकते हैं आप जब तक आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर कर्वेचर से पीछे, हेड से यहाँ गुजार सकते हैं, लेकिन उसी रास्ते पे वापस जाएगी। यहाँ पे इमेज बन गया। जिस पॉइंट पे आपकी रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे और इसकी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करेंगी ना, वो आपका इमेज होगा। सेकंड केस में देखें, फिर उन्होंने वही किया, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, और से सुने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, पीछे सेंटर पे। हम यहाँ अपना केस बनाते हैं, ये ले पकड़े, हमारा ऑब्जेक्ट ये सेंटर कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। पहली रे ली, टकराई, आके प्रिंसिपल फोकस से पास करके। दूसरी ले ली हमने, पोल से टकराई, टकराने के बाद आके सेंटर कर्वेचर के कहीं यहाँ नीचे उनको मीट करना चाहिए था, यहाँ पे पहले मीट कर गई, यहाँ पे कहीं मीट करना चाहिए, ठीक है। अब भी इमेज बन जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे बनेगा, दोनों का साइज बराबर होगा। उन्होंने भी ऐसे ही किया और बिल्कुल देखें इसके नीचे बन रही है। उन्होंने तो कैलकुलेटेड, हमें रोटेटिव नहीं लाना है, समझ आ रही है। इस तरह बनाना आपने, ये 6 केसेस कल मैं आपकी कॉपी पे चेक करने वाला हूँ, ये हमें नहीं बता रहा मैं आपको। आप सोच रहे होंगे मैंने हमें रिवाइज कर दिया ना, मेरा दिमाग खराब नहीं है। उसके बाद आपका चौथा केस, आपने ऑब्जेक्ट को उठाया, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर कर्वेचर के दरम्यान में रखा। पहली रे आपने कहां से ली, हेड से ली, जाकर टकराई, पहला केस ये हमारा, फोकस से गुजर गई, ये आ गई। दूसरी आपने कहां से फिर ली, सेंटर कर्वेचर से पास करवाई, पीछे जाके यहाँ मीट, अभी भी रियली मीट कर रही है, ठीक है। ये आपका इमेज देखिए, सी से आगे बना, ऑब्जेक्ट जब दरम्यान में, आपने ऑब्जेक्ट को उठाया, प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया, ठीक है जी। प्रिंसिपल फोकस पर रखने के बाद देखें, आपने एक रे उसके हेड से ली, उसके देखें फुट से पाँव पास हुई और सीधी चली गई। अब ये क्या है, सेंटर कर्वेचर से एक और रे ली, अब दोनों देखें तो अब पैरेलल हो चुकी हैं, कहीं जाके इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर। जहाँ कोई आंख होगी वो इसको आप फोकस करेगी, उसके ऊपर रेटिना पे, और आपको इमेज दिखा देगा, बनेगा रियल इमेज, ठीक है जी। मेरे ख्याल में नहीं समझे आप, समझ आ गई, समझ आ गई आपको, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो द इमेज इज रियल, इट इज इन्वर्टेड बट इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट डिस्टेंस एंड द लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है जी, लास्ट केस है, when the object is placed between the principal focus F and the pole P। अब इसमें कैसे बनाना है लास्ट केस, एक रे, गौर से सुने, यहां पे पहला केस क्यों नहीं लिया, रे यहां से लाते, प्रिंसिपल फोकस से पास करवाते। अभी वो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, किधर से किधर की बात कर रहे हैं आप। ये देखे, बाकी सारे केसेस में रे हेड से निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। इसमें भी देखें वही केस है, हेड से निकली, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास की, ठीक है। लेकिन आखिरी केस में वो पहली रे क्यों नहीं ले रहे, आखिरी केस में क्या कर रहे हैं वो, आखिरी केस में वो तीसरी रे ले रहे हैं और चौथी ले रहे हैं। बाकी सब केसेस में उन्होंने पहली रे ली है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, प्रिंसिपल फोकस से पास की। लेकिन लास्ट केस में वो फर्स्ट रे क्यों नहीं ले रहे, और ले भी नहीं सकते, अगर लेंगे तो गलत शक्ल है, उसको लॉजिकली हम गलत करार देंगे, क्योंकि रे तो यूं आगे जाएगी, पीछे होके वहां से कैसे, प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट से कैसे पास होगी, यहां से आप बेशक ले लें, पीछे से टकरा के ऑब्जेक्ट पे जाकर रुक जाएगी, प्रिंसिपल फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी। सो देयरफॉर यू कैन नॉट ले द टेक द फर्स्ट केस ऑफ द रे, यू विल हैव टू सेकंड में नहीं ले सकते, प्रिंसिपल फोकस से निकाल के यहाँ नहीं ला सकते। तो फिर 2 केसेस हैं, एक आप तीसरा और चौथा के, दोनों उन्होंने ड्रॉ किए। अब देखें, ये रे भी डाइवर्ज कर रही है, ये भी तो जा रही है, आपने पीछे दोनों को मीट करवाया इस पॉइंट पे, आपका इमेज बन गया। वर्चुअल इमेज बना।